तो है एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें 4 से 5 चैप्टर्स हैं। जिसमें पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स एंड पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये अपने आप में एक बड़े चैप्टर हैं। और सारे चैप्टर से इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो 4 नंबर का वेटेज है, मतलब सॉलिड स्टेट से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही सॉल्यूशन का 5 नंबर का वेटेज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5 नंबर का वेटेज है, केमिकल काइनेटिक्स का 5 नंबर का वेटेज है एंड सरफेस केमिस्ट्री का 4 नंबर का वेटेज है। तो कुल मिला के 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। और चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें सारे चैप्टर्स बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को करके जाओ। नहीं, आप उस स्पेसिफिक टॉपिक से मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में, सारे चैप्टर से मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होने वाला है एग्जाम के लिए। जो कि आप को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होने वाला है। और एक तरीके से मैं इस वीडियो में आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सारा का रिवीजन करवाने वाला हूं। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, जो कि आप कर लेना अच्छे से। तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, और आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट से। तो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, तो हम सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चूंकि 5 चैप्टर्स है तो 5 कॉलम बना लेते हैं। 5 कॉलम बना लेते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट हो गया। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का एक मैं क्या करता हूँ, कॉलम बना लेता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ तीसरा चैप्टर, तो तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं क्या करता हूँ, कॉलम बना लेता हूँ। वही अगर मैं बात करूँ चौथा जो है वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स का क्या करता हूँ मैं, कॉलम बना लेता हूँ। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स। एंड जो हमारा पांचवा है वो हो गया सरफेस केमिस्ट्री। तो ये हो गया केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री। तो अब हम आते हैं सॉलिड स्टेट पे। तो सॉलिड स्टेट से जो मैं आपको पहला जो रिकमेंड करूंगा, जो आप लोग करके जाओ, वो पहला आप डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। ये अमरफस और क्रिस्टलाइन के बीच आप अंतर करके जाना। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड, ये आप करके ही जाना। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड, इससे क्या हो जाएगा कि आपको क्रिस्टलाइन के बारे में भी आइडिया लग जाएगा और अमरफस के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। और हाँ, एक बात और, कि अगर आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन या अमरफस के बारे में पूछे, तो आप क्या करना कि ज्यादा नहीं लिखने लग जाना। आप 2 या 3 पॉइंट को लिख देना। जैसे अगर क्रिस्टलाइन के बारे में लिखना हो तो लिख देना कि क्रिस्टलाइन के पास, इसके पास वेल पैक्ड पैटर्न होता है, अमरफस के पास नॉट वेल पैक्ड पैटर्न होता है। वहीं क्रिस्टलाइन के पास डिफिनेट ज्योमेट्री होता है, अमरफस के पास नॉट डिफिनेट ज्योमेट्री होता है। वहीं क्रिस्टलाइन के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और अमरफस के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 3 पॉइंट आपके लिए सफिशियंट होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इसी में सॉलिड स्टेट में आगे, तो आप जैसे टाइप्स ऑफ मेटल में आता है, टाइप्स ऑफ मेटल में जैसे आ जाता है नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवेलेंट सॉलिड। तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि ग्रेफाइट, डायमंड एंड क्वार्ट्ज, 3 जो होते हैं उसके एग्जांपल होते हैं। तो उसको आप क्या करना, मेक श्योर एक बार देख करके जाना, क्योंकि वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। मैं जो अभी टॉपिक बताने वाला हूँ वो कुछ टॉपिक को आप, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको वो क्या करना है, गौर से सुनना और उसके बारे में एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। और जितने भी टॉपिक मैं यहाँ लिखूंगा उसको तो आप मेक श्योर कर ही लेना।
तो ये हो गया। और इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो आप एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेना, जैसे कि आपसे कैसे पूछेगा उसमें एग्जाम्पल, जैसे आपको Zn+2 दे देगा और नीचे में दे देगा 4 ऑप्शन, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो इसके बारे में आपको जानकारी रहना जरूरी है, इसलिए आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मैक्सी और पढ़ के जाना। और अगर मैं बात करूँ आपको तो सेमीकंडक्टर के बारे में एक बार पढ़ लेना, जो कि है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंसी क्या होता है, जैसे वो पेंटा वैलेंसी होता है या ट्राई वैलेंसी होता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठ करके सारे टॉपिक्स को रटो, सिर्फ आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाए, तो लग जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव तो आपका बन ही जाएगा। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो सेमीकंडक्टर में एक टर्म आता है डोपिंग, तो आपको मैं बोलूंगा डोपिंग के बारे में आप करके जाओ, तो मैं आपको बोलूंगा डोपिंग के बारे में मैं आपको बोलूंगा डोपिंग के बारे में आप करके ही जाना, डोपिंग के बारे में आप करके ही जाना। इसको आप एक बार क्या करना, पढ़ के जाना। और अगर मैं आपको बात करूं इसी में, तो आप इसमें मिक्स और सॉलिड स्टेट में आप टाइप्स ऑफ आप इसमें क्या करना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एक बार आप इसको कर लेना। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जैसे एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, दूसरा है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एसएससी में जेड की वैल्यू कितनी होती है, फिर उसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेगा, या टचिंग कंडीशन पूछ लेगा, या फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा, या डेंसिटी पूछ लेगा। वो आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम दे देगा और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए सही रहेगा। तो आप क्या करना कि सारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को एक बार आप सारे को करके जाना, एक बार सारे को करके जाना, एसएससी को, बीसीसी को और इसके बाद एफसीसी को, सारे को आप क्या करना, एक बार पढ़ लेना, जितने भी टर्म उसमें है एक बार आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम उसको आप एक बार करके जाना। तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा एक और का, तो आप क्या करना कि आप क्या करना, क्रिस्टल सिस्टम को एक बार पढ़ के जाना। क्रिस्टल सिस्टम जैसे कि मैं आपको बताऊं तो, जैसे क्यूब में, क्रिस्टल सिस्टम में क्यूब आता है, तो क्यूब में उसका बेसिस वेक्टर क्या है, तो क्यूब का बेसिस वेक्टर क्या होता है, A=B=C, और उसका इंटरफेसियल एंगल भी पूछ सकता है आपसे। तो इंटरफेसियल एंगल उसका क्या होता है, α=β=γ=90 डिग्री। वहीं अगर हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में बेसिस वेक्टर क्या होता है, A=B एंड नॉट इक्वल टू C। एंड अगर उसके मैं इंटरफेसियल एंगल की बात करूं तो α=β=90 डिग्री एंड γ=120 डिग्री, ये होता है हेक्सागन का। वहीं आपसे ऑर्थोरोम्बिक का पूछ देगा, ट्राइक्लिनिक का पूछ देगा, मोनोक्लिनिक का पूछ देगा, तो आप मेक श्योर आप उसको एक बार पढ़ करके जाना ही जाना। और अगर मैं आपको बोलूं टाइप्स ऑफ वाइड के बारे में, टाइप्स ऑफ वाइड का आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछ सकता है उसका रेडियस रेशियो RR, रेडियस रेशियो उसका पूछ सकता है। रेडियस रेशियो में जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्रायंगुलर वाइड का रेडियस रेशियो क्या होता है, तो उसका 0.155 होता है, तो इस तरीके से आपसे पूछ देगा। या एफसीसी का क्या होता है, तो एफसीसी का 1 होता है। वही आपसे टेट्राहेड्रल का पूछ देगा। तो इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ वाइड एक बार क्या करना है, करके जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा इसको बैठ के रटना, नहीं, एक बार आप इसको कर लेना। टाइप्स ऑफ वाइड का मैं बोलूं तो आप RR कर लेना। RR का मतलब है रेडियस रेशियो। तो आप एक बार टाइप्स ऑफ वाइड का रेडियस रेशियो करने के बाद जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल के बारे में आप एक बार क्या करना, डिफरेंस देख ही लेना। और जो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा वो मैं करूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में जैसे कि रॉक सॉल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर, CsCl टाइप स्ट्रक्चर, ZnH टाइप स्ट्रक्चर, फ्लोराइट CF2 टाइप स्ट्रक्चर एंड एंटी फ्लोराइट Na2O1 टाइप स्ट्रक्चर। इसमें से आपसे कैसे क्वेश्चन करेगा, उसमें से आपसे ये पूछ सकता है कि रॉक सॉल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है या क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो रॉक सॉल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर में सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है एंड क्लोरीन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 ही होता है। तो उसका एक बार आप क्या करना, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेना। और हाँ, जैसे मैं यहाँ बताया हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ वाइड का रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो के साथ साथ आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक बार देख लेना।
आपके ऑब्जेक्टिव के लिए वो सही रहेगा। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट एक बड़ा चैप्टर था। तो उसमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताया है कि आप इसको कर ही लेना। इसके अलावा भी जो मैंने 2-3 टॉपिक्स के नाम लिए हैं, जैसे कि आपको पी टाइप एंड टाइप सेमीकंडक्टर को एक बार देख लेना, आप टाइप्स ऑफ मेटल में कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के बारे में एक बार देख लेना, उसको एक बार देख लेना। ग्रेफाइट एंड डायमंड एंड कॉज यानी सिलिका SiO2, इसके आप क्या करना, एग्जाम्पल के बारे में देख लेना, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहेगा। और अगर तो ये था हमारा आज का सॉलिड स्टेट का कुछ टॉपिक्स जो कि मैं आपको आप लोगों के लिए लाया था। अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन में जो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, वो सॉल्यूशन में सबसे पहला मैं रिकमेंड करूंगा मोलरिटी के बारे में। तो आप एक बार मोलरिटी को देख लेना। इसके बाद जो मैं आप लोगों को इसमें रिकमेंड करूंगा वो मोलरिटी के बारे में। तो ये सब जो होने वाला है मोलरिटी, तो ये सब जो होने वाला है आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मदद करेगा। और इसके बाद जो मैं करूंगा इसमें मूल फ्रैक्शन के बारे में। तो मूल फ्रैक्शन को आप क्या करना, एक बार पढ़ लेना। इसके बाद नॉर्मेलिटी के बारे में। तो ये है कंसंट्रेशन टर्म। तो मैं कंसंट्रेशन टर्म में से आपको सारा कंसंट्रेशन टर्म नहीं बोलूंगा करने को, आप इतना ही कर लेना। तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। और जो मैं इसमें आपको बोलूंगा वो आपको बोलूंगा रोल्स लॉ करने को। रोल्स लॉ आप क्या करना है, एक बार कर लेना। तो रोल्स लॉ आप क्या करना है, एक बार कर लेना। रोल्स लॉ 5 नंबर में आते हैं और बहुत ही जानदार ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार बार मतलब इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, रोल्स लॉ के पूछने के चांसेस। इसके बाद जो मैं आपको बोलूंगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कॉलीगेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा इसमें क्या सब आने का चांस रहता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में जैसे RLBP रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको क्या करना, RLBP का एक बार आपको उसका डेरिवेशन देख लेना। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, यहाँ तक आपको एक बार क्या करना, डेरिवेशन कर लेना। वेयर केबी जो होता है वो होता है बॉइलिंग कॉन्स्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो आपको उसको क्या करना है, एक बार जैसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है कि डिफाइंड केबी को डिफाइंड करें, तो बॉइलिंग कांस्टेंट को या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइंड करें, तो उसको आप एक बार क्या करना देख लेना। या फ्रीजिंग कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू एम, वेयर KF क्या होता है फ्रीजिंग कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो उसको आपको क्या करना है, एक बार कर करके जाना है। ये सब आपको रटना नहीं, एक बार आप समझ लेंगे तो आपके सारे आपके माइंड में आ जाएगा वो सब चीज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ के जाना है। और अगर मैं आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा और भी अगर मैं बोलूँ तो आप एक बार इसी में यहाँ आपने और पाई इक्वल्स टू CRT क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप एक बार आइसोटोनिक के बारे में पढ़ लेना। आइसोटोनिक जो होता है, आइसोटोनिक जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, मतलब पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 होता है। और जो आइसोटोनिक आप एक बार ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। और मैं आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में बताने वाला हूँ, वो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है 20.2% of HCl with water is the example of एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो आप इस वाले एग्जाम्पल को एक बार कर करके जाना। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आया हुआ है बोर्ड में, तो इस वाले एग्जाम्पल को या आने का भी चांसेस है। तो आप इसको क्या करना है, एक बार करके जाना ही। और आइसोटोनिक के बाद जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, तो ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस को आप एक बार करके जाना, ये आने का चांसेस रहता है। तो ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो हेनरी लॉ। तो एक बार आप क्या करना कि हेनरीज लॉ को आप एक बार क्या करना, हेनरीज लॉ को आप एक बार आप क्या करना, हेनरीज लॉ को करके जाना। हेनरीज लॉ के बाद जो मैं एक और टॉपिक का नाम अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप देख लेना वेपर प्रेशर। आप देख लेना वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आप देख लेना वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और अगर मैं एक और टॉपिक का नाम बोलूं तो आप यहाँ पे लिख लो वांट ऑफ फैक्टर। तो ये वांट ऑफ फैक्टर के बारे में आप एक बार क्या करना,
पढ़ के जाना। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो होता है फाइनल मोल्स ऑफ सॉलिड टू द इनिशियल मोल्स ऑफ सॉलिड इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर, जिसमें से उसका जो ऑब्जेक्टिव में जैसे आते हैं उसका जो एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ये होता है डिसोसिएशन के लिए, ये होता है डिसोसिएशन के लिए। एंड एक और जो इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। तो ये जो होता है ये होता है एसोसिएशन के लिए, ये होता है एसोसिएशन के लिए। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वांट ऑफ फैक्टर का आप एक बार क्या करना, करके जाना। ये वाला जो एक बार फॉर्मूला है ये एक बार आप क्या करना, करके जाना। तो यहाँ तक आप लोगों को शब्द को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को शब्द को क्लियर हो गया होगा। अब ये था सॉल्यूशन का कुछ अच्छे से टॉपिक्स का नाम। तो ये आप लोग एक बार कर लेना। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सबसे पहला काम जो मेरे अकॉर्डिंग आप करना वो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक बार पढ़ लेना। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस सब का आइडिया आपके पास होना जरूरी है। तो आप एक बार इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ लेना। अगर मैं बात करूँ तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एक बार पढ़ लेना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद बारे में आप क्या करना, एक बार कर लेना, एक बार आप क्या करना, कर लेना। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप कर लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आप एक बार क्या करना, कर लेना। अगर मैं आपको बोलूं तो मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में आप क्या करना, मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मेटालिक मेटालिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसके बारे में आप एक बार क्या करना, इसका डिफरेंस देख लेना। कंडक्टेंस, इसका एक बार आप क्या करना, डिफरेंस देख लेना। मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का एक बार क्या करना, डिफरेंस देख लेना। तो आप इलेक्ट्रोलाइट कर लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लेना, मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कर लेना। और जो आपको मैं बोलूंगा कर लेने को वो आप इसमें कर लेना, आप इसमें कर लेना कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप एक बार कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप एक बार क्या करना, कर ही लेना। और इसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो काम देगा वो देगा आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मैं इसमें आपको बोलूँ तो आप हाफ सेल रिएक्शन एक बार पढ़ लेना। हाफ सेल रिएक्शन आप एक बार हाफ सेल रिएक्शन को आपको करके जाना है। इसके बाद मैं आपको फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में बोलूंगा कर लेने को। तो आप फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को आप क्या करना, एक बार कर लेना। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इसको आप क्या कर लेना, एक बार कर लेना। तो इसमें था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप कर लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कर लेना। आप एक बार मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस के बारे में बोल रहा हूं मैं, इसके डिफरेंस दो तीन जो भी डिफरेंस होंगे आप एक बार पढ़ लेना। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन वो आप एक बार उसके फॉर्मूला को देख लेना। हाफ सेल रिएक्शन के बारे में पढ़ लेना, फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में पढ़ लेना। और फैराडेज फर्स्ट लॉ में जो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट W, जिसमें अगर हम उसके कुलम्ब मतलब कि अगर चार्ज की वैल्यू 1 कुलम्ब के बराबर कर देते हैं तो उसमें जो W होता है वो Z के इक्वल हो जाता है। तो वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वेयर Z जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो उसके एक बार आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको देख करके जाना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है। और मैं बोलूंगा आपको फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद अगर मैं आपको बताऊं कर लेने को तो आप एक टॉपिक कर लेना, गैल्वेनिक सेल एंड सॉल्ट ब्रिज ये आप एक बार कर लेना। गैल्वेनिक सेल एंड सॉल्ट ब्रिज को आप एक बार क्या करना, कर लेना। जैसे ये मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में मैंने बताया तो इसका आपको डिफरेंस देख लेना है। डिफरेंस जैसे मैंने यहाँ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल के बारे में बताया था तो इसको आप क्या करना, एक बार डिफरेंस देख लेना। और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक और टॉपिक का नाम बताऊं तो आप कर लेना लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में, मोलर कंडक्टेंस
कंडक्टेंस ये क्या होता है, ये होता है लेमडा एम इन्फिनिटी, ये होता है लेमडा एम इन्फिनिटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेमडा एम इन्फिनिटी, इसको आपको एक बार देख करके जाना है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करो नस्ट इक्वेशन की, तो नस्ट इक्वेशन जो होता है वो बिहार बोर्ड में लगभग लगभग नहीं पूछा जाता, वो सीबीएसई के सिलेबस में है एंड साथ ही जेईई मेंस के भी सिलेबस में है नस्ट इक्वेशन, तो इसलिए आप नस्ट इक्वेशन को छोड़ सकते हो। अगर मैं बात करूँ हकल एंड डिबे रूल की, तो हकल एंड डिबे रूल को भी आप छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कोलार्ड्स लॉ को एक बार कर लेना। कोलार्ड्स लॉ आने के चांसेस कम है, लेकिन कोलार्ड्स लॉ को आपको एक बार करके जाना है, आप एक बार देख लेना, उसको पढ़ लेना कि कोलार्ड्स लॉ क्या है। तो इस तरीके से जैसे ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, मतलब ये क्या है डेल्टा जी, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन डेल्टा जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही होने वाले हैं। तो इतना जो मैंने अभी तक बताया सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने ही एक सप्ताह 10 दिन टाइम बचे हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ो। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने जो आप लोग के लिए रखा है वो पहला रेट ऑफ रिएक्शन को, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को करके जाना है। अगर दूसरा मैं बात करूं तो आप रेट लॉ को देख लेना, रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन को आप एक बार देख लेना। तो रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज्ड बाय सम नंबर व्हिच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद जो मैं आप लोगों को एक और टॉपिक बोलूंगा वो आप कर लेना मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी एक सही है, ये आने का चांसेस रहता है, या इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं इससे। तो मॉलिक्यूलरिटी कर लेना। मॉलिक्यूलरिटी के बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आप कर लेना। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको कर लेना है। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सारा डेरिवेशन देख करके जाना अच्छे से, उसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, या उसका हाफ लाइफ टाइम जो होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, वेयर के जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना। आप अगर ग्राफ भी देख के जाना चाहो तो आप ग्राफ को भी देख लेना एक बार जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसके बाद जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको यूनिट याद रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल इंटू लीटर टू दी पावर -1 इंटू सेकेंड टू दी पावर -1। और इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है टाइम इनवर्स, तो आपको यूनिट भी करके जाना है। तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद जो मैं आपको बोलूंगा एक बार आप आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ लेना। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल्स टू AE टू द पावर -EA अपॉन RT। तो आपको एक बार आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ लेना है। और जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप एक बार एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लेना। आप एक बार एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है EA। और इसी के साथ आप एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी देख लेना। थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी आप एक बार देख लेना। थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH, इसका सिंबल क्या होता है ETH, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी देख लेना। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होना आप लोगों को जरूरी है। रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन हम बता दिए हैं कि रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलरिटी, फिर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोग को यूनिट भी याद रहना जरूरी है, साथ ही उसका डेरिवेशन याद रहना जरूरी है, उसका हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद रहना जरूरी है ना, याद रहना जरूरी है। इसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन को एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से, फिर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आप पढ़ लेना, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में भी आप पढ़ लेना। अगर इसमें एक और टर्म आता कैटलिस्ट के बारे में, तो आप कैटलिस्ट से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कैटलिस्ट से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो कैटलिस्ट के बारे में तो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप एक बार क्या करना, कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ लेना। और मैं आपको अगर बोलूं तो आप एक बार ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ लेना। इसी में एक होगा ट्रांजिशन स्टेट, तो आप एक बार ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है। और आप इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में तो जानते ही होंगे, तो मैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तो बचपन से ही हम लोग जानते आ रहे हैं, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो ये था मेरा केमिकल काइनेटिक्स का। अब मैं केमिकल काइनेटिक्स के बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर हो जाता है वो हो जाता सरफेस केमिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या करना है। तो
सबसे पहला जो मैंने आप लोगों के लिए सरफेस केमिस्ट्री में रखा है वो रखा है डिफरेंस को। तो आप याद कर लेना डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। आप एक बार देख लेना डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर मैं इसी में आपको बोलूँ तो आप एक बार, हाँ, तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में एक बार आप लोगों को देख लेना है। 2 या 3 चीज लिख देना कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहीं केमिकल एडजॉर्प्शन के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वहीं अगर मैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करूं तो स्पेसिफिक मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता हो वो स्पेसिफिक इन नेचर का नहीं होता है। वहीं अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करूं तो वो स्पेसिफिक इन नेचर का होता है। वहीं फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर नेचर का होता है, मल्टी लेयर इन नेचर। वहीं केमिकल एडजॉर्प्शन यूनी लेयर इन नेचर का होता है। उसके बाद अगर आप मैं इसमें बोलूं तो आप लिख लेना डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। इसको आप एक बार देख लेना, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं इसी में सरफेस केमिस्ट्री में तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म को आप एक बार देख सकते हो। फ्रेंडलिच आइसोथर्म को आप एक बार देख करके जा सकते हो। वैसे मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप एक बार पढ़ लेना उसको। और इसी में अगर आप एक बार और एक चीज पढ़ के जाना तो आप एक बार सोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, सोप। और इसमें एक जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होगा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। तो इसके बारे में आप एक बार जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के बारे में, ये एक सूत्र है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होता है TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होता है। तो वो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के जो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का, उसको आप करके आपको देख करके जाना है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री तो ऑल ओवर हमने देखा सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, सारे टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा करे। और सारे टॉपिक्स का लगभग हमने क्या किया कि रिवीजन कर लिया। और सारे टॉपिक्स का क्या क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स जो कि आपको करके जाने हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पे हमने चर्चा करे। और सारे फिजिकल केमिस्ट्री को हमने लगभग लपेट लिया। अब इसमें क्या है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले लो स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इससे पहले जो मेरा वीडियो था जो कि था कि लास्ट के 10 दिन में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के देख लेना। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे देने वाला हूं, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लेना। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो वीडियो आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। और ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोग ध्यान से इन सब टॉपिक को कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे इसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लाऊंगा, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लाऊंगा। तो इसके लिए आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ।